गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 2 यूनिट 2 पार्ट 7 संरचना और भूगोल। इससे पहले वाले पार्ट में हमने उत्तरी भारत का मैदान, उसके लोकेशन के बारे में और उसकी आकृति के बारे में, स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने भाबर, बागर, गहराई और खादर के विषय में अध्ययन किया। अब हम चल रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर, जिसकी आकृति और स्थिति के विषय में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित पठारी प्रदेश तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। यानी पूर्व में कौन सी? राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं को निर्धारित करती है। यानी ये आपका हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग और ये हो गया दक्षिण भाग। तो पूर्व के अंदर आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम के अंदर आपकी गिर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में आपकी इलायची की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये आपका प्रायद्वीपीय भाग है। पठार की प्राचीन ऊंचाई और ढाल। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठते हुए मैदान की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहने का भाव है इसका जो ढलान है वो किस तरफ है, यानी इस तरफ अगर कोई नदी है तो वो भी इस तरफ बहाव उसका किस तरफ रहेगा? पूर्व की ओर रहेगा। तो इसका ढाल किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। 600 से 900 मीटर है। इसके बाद है पठार का प्राचीनता। यह पठार विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बना हुआ है, एक स्थिर भूभाग है। यानी यह एक प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद आता है विभाजन। विभाजन का हो गया इस पार्ट में क्या क्या विद्यमान है, इसमें कितने भागों में विभाजित करना है? पहाड़ियों में, पठार और नदी घाटियों में। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती आदि अनेकों नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनकी घाटियों से यह पठार कटकर अनेक छोटे छोटे पठारों, द्रोणियों और पहाड़ियों में विभक्त हो गया है। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विभाग। उच्चवच के प्रमुख लक्षणों के आधार पर, उच्चवच का अर्थ हो गया कि जो हमारे धरातल होता है वो कहीं से धसा हुआ होता है, कहीं से उठा हुआ होता है। यानी उठे और धसे हुए भाग की जो भू आकृति होती है, ढलान है कहीं पे जो भी उतार चढ़ाव है उसकी आकृति को हम क्या कहते हैं? उच्चवच कहते हैं। उसके आधार पर ही प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा मध्यवर्ती उच्च भूभाग और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में यह एक त्रिभुजाकार पठार है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक का अधिकांश भाग शामिल है। इस पठार की रवेदार चट्टानें खनिज संपदा में धनी है। यानी कहने का भाव यह है कि दक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार है वो हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भागों में विभक्त है। यहाँ पर खनिज संपदा यानी खनिज संसाधन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पर रवेदार चट्टानों के कारण। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नमलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर इन दर्रों के नाम से जाना जाता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोटा गैप।
यहाँ की अन्नाई बुड़ी चोटी 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इलामलाई की पहाड़ियों में इलायची की पैदावार होती है, इसी कारण इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पूर्वी घाट। दक्कन के पठार के पूर्व में स्थित होने के कारण इस पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाट कहते हैं। गोदावरी से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट अनेक अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, जिनके नाम नेलमलाई, जवादी, पालकोड़ा, वैलीकोड़ा, पंचमलाई व शेरराय है। इनकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पार्श्वनाथ है, जो 1051 मीटर ऊंची है। इसके बाद आता है हमारा मध्यवर्ती उच्च भूभाग। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये है हमारा पश्चिमी घाट और ये है हमारा पूर्वी घाट। दक्कन के पठार का ढाल इस तरफ होने के कारण इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। और ये पश्चिमी घाट तो घाट से थोड़ी तो 4 घाट में विभक्त है: खार घाट, घोर घाट, पाल घाट और शेर गैप। इसके अलावा ये है इसकी जो चोटी है वह अन्नामलाई, जो 2695 मीटर ऊंची है, जबकि पूर्वी घाट की जो चोटी है वो 1015 मीटर ऊंची है। इसके बाद आता है मध्यवर्ती उच्च भूभाग, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें हम जानेंगे कि मालवा का पठार भी कहा जाता है। जो मध्यवर्ती उच्च भूभाग है उसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत समुद्र तल से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले उच्छिष्ट पठारों की श्रेणियों से बना हुआ है और यह दक्कन के पठार की ऊपरी सीमा बनाता है। इस प्रदेश में बहने वाली नदियां जैसे बोखा, चंबल इत्यादि उत्तर पूर्व दिशा में बहकर यमुना में जा मिलती हैं। इसके बाद आती है अरावली की पहाड़ियाँ, जो हमारे मध्यवर्ती भाग है, जिसमें हम उत्तरी भाग के बारे में देखेंगे। जो हमारे दक्षिणी भाग से ये दक्कन का पठार और दक्कन के पठार की सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये अरावली की पहाड़ियाँ और ये विंध्याचल। तो जो सतपुड़ा है और जो विंध्याचल है ये तो हो गया हमारा मालवा का पठार, और मालवा का पठार से ऊपर हमारी अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान के अंदर है। इसके बाद आता है अरावली की पहाड़ियाँ, क्लियर हो गया होगा। ये मालवा प्रदेश के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। इस प्राचीन पर्वतीय क्रम का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व आका गया है। अरावली श्रेणी समुद्र तल से 800 मीटर ऊंची है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है जो आपकी विंध्याचल की श्रेणी है वो दक्षिण में विंध्याचल, ठीक है। इसके बाद आता है भारनेर, कैमूर और पारसनाय। गुजरात में खंबात की खाड़ी से पूर्व में बिहार के सासाराम तक दक्षिण के पठार और गंगा की घाटी के बीच एक दीवार के रूप में विद्यमान है। इसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वतमाला। लगभग 900 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पंच नदी के निकट धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। इसके बाद बुंदेलखंड का पठार। यह पठार मालवा के पूर्व में तथा यमुना नदी के दक्षिण की ओर विंध्य कगार के पास स्थित है। चंबल व अन्य नदियों के बड़े बड़े बीहड़ खंड बनाकर इस उच्च भूमि का धरातल ऊबड़ खाबड़ और ऊंचा नीचा कर दिया है। छोटा नागपुर का पठार। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, जो दक्षिणी बिहार के गया तथा झारखंड को हजारीबाग व रांची जिलों में विस्तृत है। दामोदर नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग है, जिसे रांची का पठार भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें, पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियां से परे भी विस्तृत है और उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार मेघालय का पठार बनाती हैं।
इस पठार में बसने वाली जनजातियों के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में गारो पहाड़ियां, पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग में खासी पहाड़ियां और जयंतीय पहाड़ियां तथा असम की करबी एलांग की पहाड़ियां भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार करती हैं। यहाँ की चोटियां 1300 से 1800 मीटर ऊंची है। यहाँ सूरमा तथा मेघना घाटियां स्थित हैं। तो आज हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने इनकी विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया। भारत में कितने भागों में हमारा प्रायद्वीपीय पठार बटा हुआ है और वो किन साधनों के काम आता है। वो खनिज साधनों को निकालने में तथा कृषि अच्छी होती है, वहाँ पर अच्छी उपजाऊ मृदा पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।